अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती आखिर कितनी मजबूत होती है, कभी सोचा है? आज हम दो ऐसे ही पुराने दोस्तों भारत और तुर्की की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। इनकी दोस्ती दशकों पुरानी है, लेकिन आज ये एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां इतिहास, महत्वाकांक्षा और वफादारी सब आपस में बुरी तरह टकरा रहे हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस कहानी की चिंगारी सुलगती है सिर्फ एक ऑपरेशन से। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने दो पुराने दोस्तों के बीच एक गहरी, बहुत गहरी खाई खोद दी। चलिए समझते हैं कि इन रिश्तों में ये तूफान आखिर आया कैसे। देखिए, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जवाबी कार्रवाई की। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो तब आया जब भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान से पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया। और वो कोई आम ड्रोन नहीं था, वो ड्रोन तुर्की में बना था। और बस यहीं से इस दोस्ती की नींव हिलनी शुरू हो गई। इस एक घटना ने, इस एक ड्रोन ने मानो कूटनीतिक गलियारों में आग ही लगा दी। जो रिश्ते पर्दे के पीछे धीरे धीरे ठंडे पड़ रहे थे, वे अब खुलकर सबके सामने धधकने लगे। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेज और बिल्कुल सीधा था। तुर्की ने भारत के ऑपरेशन को उकसावे की कार्रवाई कह दिया। भारत का जवाब भी फौरन आया। तुर्की की एक बड़ी कंपनी सिलेबी एविएशन की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे भारतीय विश्वविद्यालयों ने भी तुर्की संस्थानों के साथ अपने सारे अकादमिक रिश्ते तोड़ दिए। ये कूटनीति की दुनिया में जैसे को तैसा का एक क्लासिक उदाहरण था। तो सवाल यही उठता है कि यहाँ तक बात पहुंची कैसे? एक ऐसा रिश्ता जिसकी नींव दशकों पहले रखी गई थी, आज इतना नाजुक क्यों हो गया है? इसका जवाब जानने के लिए हमें इस कहानी की तह तक जाना होगा। और जैसे ही हम पहली परत हटाते हैं तो एक ही नाम बार बार सामने आता है, पाकिस्तान। भारत और तुर्की के संबंधों पर हमेशा से पाकिस्तान की परछाई रही है। और यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी चुनौती है। इस पूरे टकराव की जड़ है कश्मीर। तुर्की खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता है, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र जैसे सबसे बड़े मंच पर भी उसने भारत के आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया। दूसरी तरफ भारत का रुख हमेशा से चट्टान की तरह मजबूत और साफ रहा है। कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और इसमें किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, यह एक ऐसी बुनियादी असहमति है जो दोनों देशों को दो अलग अलग ध्रुवों पर खड़ा कर देती है। लेकिन बात सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं है। असल में तुर्की चीन के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। सोंगार जैसे खतरनाक ड्रोन, जंगी जहाज, मिसाइलें और F-16 लड़ाकू विमानों के अपग्रेड्स, ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये है, भारत के लिए ये सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं है, ये रेड लाइंस हैं। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और इस रिश्ते की ऐतिहासिक जड़ों को खंगालते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत उम्मीद के साथ शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इनके रास्ते बिल्कुल अलग होते चले गए। इस रिश्ते के सफर पर एक नज़र डालते ही पूरी कहानी साफ हो जाती है। 1948 में आज़ादी के बाद दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े थे, लेकिन फिर 50 के दशक में कोल्ड वॉर ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया और इनके रास्ते भी यहीं से अलग हो गए। तुर्की और पाकिस्तान अमेरिका के साथ सोवियत संघ के खिलाफ बने CNT और सैन्य गठबंधन में शामिल हुए, जबकि भारत ने गुट निरपेक्षता का रास्ता चुना। फिर आया 1998, भारत ने परमाणु परीक्षण किए और तुर्की ने इसकी आलोचना कर दी। और अब हाल ही में तुर्की और पाकिस्तान ने 2025 तक अपनी रणनीतिक साझेदारी को और भी गहरा करने का ऐलान कर दिया है। और इस रिश्ते की गहराई का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1950 के दशक में ही तुर्की और पाकिस्तान ने एक शाश्वत मित्रता की संधि यानी ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप पर हस्ताक्षर किए थे। ये दिखाता है कि इन दोनों देशों का बंधन कितना पुराना और कितना गहरा है, जो आज के कई मुद्दों से भी कहीं ज्यादा पुराना है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। तमाम राजनीतिक मतभेदों और रणनीतिक दूरियों के बावजूद एक धागा है जो इन दोनों को आज भी मजबूती से जोड़े हुए है, और वो है पैसा, अर्थव्यवस्था। 10.4 बिलियन डॉलर, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये 2023-24 में भारत और तुर्की के बीच हुए द्विपक्षीय व्यापार का आंकड़ा है। यह एक बहुत बड़ी रकम है जो दिखाती है कि इन रिश्तों में दांव पर कितना कुछ लगा हुआ है।
तो ये व्यापार चलता कैसे है? देखिए, भारत तुर्की को खनिज ईंधन, ऑटो पार्ट्स और दवाइयाँ जैसी ज़रूरी चीज़ें निर्यात करता है और इस व्यापार में भारत फायदे में है, यानी हमारा पलड़ा भारी है। वहीं हम तुर्की से मार्बल, सोना और सेब जैसी चीज़ें आयात करते हैं। ये आपसी आर्थिक निर्भरता किसी भी कूटनीतिक अलगाव को बहुत बहुत मुश्किल बना देती है। और ये रिश्ते कितने उलझे हुए हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत है ऑपरेशन दोस्त। फरवरी 2023 में जब तुर्की में वो विनाशकारी भूकंप आया, तो भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे आया था। ये दिखाता है कि इन रिश्तों में सिर्फ संघर्ष नहीं है, बल्कि सद्भावना के पल भी हैं। ये रिश्ते लगातार उतार चढ़ाव से भरे हुए हैं। तो आज की तारीख में हम कहाँ खड़े हैं? भारत और तुर्की एक ऐसे कूटनीतिक चौराहे पर हैं जहां से भविष्य के कई रास्ते निकलते हैं। आगे क्या होगा, ये पूरी तरह से रणनीतिक विकल्पों पर निर्भर करेगा। तो अब भारत के पास क्या रास्ते हैं? पहला, G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल कर तुर्की से जुड़ना और अपना पक्ष रखना। दूसरा, तुर्की से आने वाले भारत विरोधी नैरेटिव का डिजिटल दुनिया में मजबूती से जवाब देना। और तीसरा, एक क्लासिक रणनीतिक कदम, तुर्की के क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों जैसे ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के साथ अपने संबंधों को और गहरा करना। ये एक तरह की रणनीतिक शतरंज की बिसात है, जहां हर चाल बहुत सोच समझकर चलनी होगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या व्यापार वफादारी पर भारी पड़ सकता है? क्या अरबों डॉलर का ट्रेड दो देशों को सैन्य और रणनीतिक मतभेदों के बावजूद एक साथ बांधकर रख सकता है? या फिर गठबंधनों की वफादारी हमेशा व्यापार पर भारी पड़ेगी? इसका जवाब तो भविष्य में ही छिपा है, लेकिन ये सवाल आज की वैश्विक राजनीति की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक जरूर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।